ओम नारायण 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 नारायण। नेल पॉलिश ये 2021 में रिलीज हुई दूसरी फिल्म है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2021 को ZEE5 पर इस फिल्म को रिलीज किया गया। इसके डायरेक्टर है बग्स भार्गवा कृष्णा। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, या हम इसको एक क्राइम थ्रिलर भी कह सकते हैं, मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं, या मिस्ट्री थ्रिलर भी हम इस फिल्म को कह सकते हैं। इसमें मुख्य भूमिका में है मानव कौल, रजित कपूर, आनंद तिवारी, सिमरन कौर, मधु शाह और अर्जुन रामपाल भी इसमें मुख्य भूमिका में है। अब देखिए, एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है, यानी इसमें सस्पेंस है और साथ में ही ये एक मर्डर मिस्ट्री भी है। तो इसकी कहानी तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री ये रिव्यू होने वाला है। पर जितनी कुछ बातें उन्होंने ट्रेलर में दिखाई है उस पर हम संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, एक सम्मानित एक्स आर्मी ऑफिसर है जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए, शौर्य के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। उन पर 38 छोटे बच्चों के रेप और हत्या का आरोप लगता है। अब इन 38 बच्चों की हत्या पिछले 5 वर्षों में राज्य में हुई होती है, और जब ये आरोप, इन 38 बच्चों की हत्या के आरोप एक्स आर्मी ऑफिसर वीर सिंह पर लगते हैं, उसके कुछ ही दिनों के बाद में राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए जो विपक्षी पार्टी है वो राष्ट्रवादी वोटों को अपनी तरफ करने के लिए एक बहुत बड़े लॉयर को ये केस सौंपती है और ये कहती है कि भाई, आपको अगर राज्यसभा सीट चाहिए तो आप वीर सिंह को बिल्कुल निर्दोष बरी कर दीजिए, तो राज्यसभा सीट आपकी। अब वीर सिंह के जो वकील है उनका नाम है सिद्धार्थ जयसिंह, पर वो खुद को सिड जयसिंह बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कैरेक्टर अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार के वकील है उनका पात्र निभाया है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी जी को हमने गो गोवा गॉन जैसे कई सारी फिल्मों में देखा हुआ है, उनके अभिनय को हमने देखा हुआ है, और साथ में ही उनके दिग्दर्शन में बनी हुई बंदिश बैंडिट्स, उस वेब सीरीज़ को तो मैं एक मस्ट वॉच सीरीज़ कहूँगा। बहुत ही एक सुखद अनुभव देने वाली वो वेब सीरीज़ थी। तो वो आनंद तिवारी भी इसमें मुख्य भूमिका में है, और जज का कैरेक्टर प्ले किया है रजित कपूर जी ने। तो ये है इस फिल्म के मुख्य पात्र। अब अगर मैं अपना संक्षेप में अनुभव आपको बताऊँ तो सेक्शन 375 के बाद में इतना इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा मैंने पहली बार देखा, जिसमें बहुत ही बारीकी से उन्होंने अभ्यास करके एक एक सीन को, एक एक डायलॉग को फिल्म में लिखा है, और इसलिए ये इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा हमें आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखता है। दिग्दर्शन और डायलॉग्स के अलावा फिल्म में परफॉर्मेंसेस भी हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। खासतौर पर आनंद तिवारी जिन्होंने सरकारी वकील का पात्र निभाया है, उनका परफॉर्मेंस फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और सबसे ज़्यादा छाप वो परफॉर्मेंस हम पर छोड़ता है। उनके अलावा मानव कौल, उनका परफॉर्मेंस तो बढ़िया था ही। जहाँ तक बात है अर्जुन रामपाल की, तो वे एज यूजुअल हमेशा के अपने अंदाज में फिल्म में नजर आते हैं। कुछ खास अलग से ऐसा टच उन्होंने अपने कैरेक्टर को देने का प्रयास नहीं किया है। बाकी रजित कपूर, मधु शाह, सिमरन कौर, सभी के परफॉर्मेंस फिल्म में बढ़िया थे। अब जहाँ तक बात है सस्पेंस की, तो मैं फिल्म को प्रिडिक्टेबल भी कहूँगा और अनप्रिडिक्टेबल भी कहूँगा। प्रिडिक्टेबल इस दृष्टि से क्योंकि फिल्म का जो मुख्य पात्र है वीर सिंह, जिस पर ये सब आरोप लगे हुए हैं, उस पात्र को उन्होंने एक्स आर्मी ऑफिसर दिखाया है। अब एक आर्मी ऑफिसर को एक बॉलीवुड की फिल्म में विक्टिम दिखाया जा सकता है या नहीं दिखाया जा सकता, ये आप खुद सोचिए। मतलब एक आर्मी ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर पर रेप और मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं छोटे बच्चों के, तो क्या इस प्रकार से किसी बॉलीवुड की फिल्म में एक एक्स आर्मी ऑफिसर को सिस्टम का विक्टिम दिखाया जा सकता है या नहीं, ये आप खुद तय करिए। तो इसलिए फिल्म हमें काफ़ी प्रिडिक्टेबल लगती है कि एंडिंग में वो क्या दिखाने वाले हैं। और फिल्म के एंडिंग में जो एक कैरेक्टर की क्लोजअप आंखें दिखाई गई है, उससे लगभग सब बातें क्लियर हो भी जाती है। क्योंकि जैसे ही फिल्म खत्म होने वाली होती है तो हम सोचने लगते हैं कि चलो अब एंडिंग में हम फिल्म खत्म होने के बाद में थोड़ा सोचते हैं कि भाई डायरेक्टर आखिर किसकी तरफ थे या क्या दिखाना चाह रहे थे। पर जो क्लोजअप आंखें उन्होंने फिल्म के एंडिंग में दिखाई है, जो एक सार्केस्टिक, एक कटाक्ष करते हुए, एक कटाक्ष का भाव उन आंखों में हमें वहाँ पर एंडिंग में नजर आता है, तो उसे देखकर लगभग सब कुछ जो क्लियर था ही पहले से, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि भाई डायरेक्टर बिल्कुल हमें यही दिखाना चाहते हैं। और अनप्रिडिक्टेबल ये फिल्म इस दृष्टि से है कि जो ये मुख्य पात्र है वीर सिंह, वो क्या करेगा आगे, या उसकी अगली चाल क्या होगी वो, या आगे फिल्म किस प्रकार से उस कैरेक्टर को क्या करते हुए दिखाएगी, या जो वकील है वो अगली चाल क्या चलता है, वो किस प्रकार से काउंटर करता है सरकारी वकील को, या सरकारी वकील कैसे काउंटर करता है वीर सिंह के वकील को, ये बातें हमें ज़्यादा फिल्म में एंडिंग तक हमारा इंटरेस्ट बना कर रखती है। और ये जो सरकारी वकील और सिड जयसिंह, इन दोनों के बीच का ये जो एक दूसरे को जिस प्रकार से काउंटर करते हैं, वो पार्ट मुझे इस फिल्म का सबसे ज़्यादा पसंद आया। यानी जब सरकारी वकील अपनी बात रखता है वहाँ पर बिल्कुल हम कन्विंस हो जाते हैं उस बात से, पर उसके बाद तुरंत बाद जब सिड जयसिंह उन बातों को काउंटर करता है तो हमें लगता है कि हाँ यार, ये
बिल्कुल, इस प्रकार से भी ये बात भी सही हो सकती है, इस प्रकार से भी इसे बिल्कुल सही तरीके से उसने काउंटर किया है। यानी जज को वो बात कन्विंस करता है वहाँ पर, साथ में दर्शकों को भी वो कन्विंस करते हैं। तो इस प्रकार से जो डायलॉग्स इस फ़िल्म के, वो इस फ़िल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और बात जहाँ पर इस फ़िल्म को इम्प्रूव किया जा सकता था, वो है इसके सब प्लॉट्स। फ़िल्म में कई सारे अलग-अलग सब प्लॉट्स को उन्होंने दिखाया है। हालाँकि उनमें से कुछ बातें मुझे ठीक लगी, सही लगी, पर ज़्यादातर जो सब प्लॉट्स है वो फ़िल्म के एंडिंग में हमें निरर्थक लगते हैं, वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाते। जैसे कि देखिए, जो सरकारी वकील का कैरेक्टर है, उसकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स को दिखाया है, या जो पैसों की समस्या को दिखाया है, या अपने बेटे के साथ में उसके रिलेशन को जिस प्रकार से दिखाया है, ये बातें मुझे फिल्म की अच्छी लगी। पर इसके अलावा दूसरे जो सब प्लॉट्स है वो उतने मीनिंगफुल फिल्म में हमें नहीं लगते। जैसे कि देखिए, जो जज का कैरेक्टर है, उसके जो फैमिली प्रॉब्लम्स को दिखाया है, या उसकी जो अल्कोहलिक शराबी पत्नी को दिखाया है, या जज को जो 2-3 जगहों पर फिल्म में माला जपते हुए दिखाया है, ये बातें फिल्म के एंडिंग में हमें निरर्थक लगती है। साथ में ही जो दूसरे वकील का कैरेक्टर है सिड जयसिंह का, उसके भी पारिवारिक समस्याओं को फिल्म में दिखाया है। वो अपने पिता से अंदर से बहुत ज़्यादा हेट करता है। उसका नाम तो सिद्धार्थ जयसिंह है, पर वो खुद को सिड जयसिंह कहलाना पसंद करता है। इसके अलावा सिड जयसिंह की धार्मिक मान्यताओं पर भी फिल्म में बहुत फोकस किया गया है। जब भी वो फिल्म में सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है, तो बार बार फिल्म में जीसस जीसस इस प्रकार से कहता है। साथ में फिल्म के एंडिंग में एक सीन है जहाँ पर वो उसके नौकर केविन से बात कर रहा होता है। सिड केविन से पूछता है कि क्या तुम प्रेयर करते हो? तो केविन कहता है कि हाँ, मैं प्रेयर करता हूँ। तो सिड कहता है कि क्या तुम मेरे लिए प्रेयर कर सकते हो? तो सिड कहता है, सर मैं तो केवल चर्च की प्रेयर्स को जानता हूँ, तो मैं आपके लिए कैसे प्रेयर कर सकता हूँ। यानी सिड अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, ऐसा हमें उस सीन में पता चलता है। तो इस पर सिड कहता है कि मुझे विश्वास है कि जो गॉड है, ईश्वर है, वो सभी की भावनाओं को, सभी प्रकार की प्रेयर्स को ज़रूर समझते होंगे। तो इसके बाद में फिर केविन वहाँ पर चर्च की प्रेयर करने लगता है। तो इस प्रकार से सिड जयसिंह की धार्मिक मान्यताओं पर भी फिल्म में अलग से फोकस किया गया है। पर ऐसी है जो कुछ फिल्म के सब प्लॉट्स है, फिर वो चाहे जज से जुड़े हुए हो या फिर सिड जयसिंह से जुड़े हुए हो, ये फिल्म में या कहानी में कुछ अलग से ऐड नहीं करते हैं, और फिल्म के एंडिंग में ये सब बातें हमें निरर्थक लगती है, उतनी मीनिंगफुल नहीं लगती है। हालांकि सिड ने यहाँ पर ये जो बात कही है कि भाई जो ईश्वर है, गॉड है, वो सभी की भावनाओं को समझते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ये जो बात उन्होंने यहाँ पर कही है वो बहुत अच्छी बात कही है। और मैं आशा करता हूँ कि इस सीन से वो लोग भी कुछ सीख पाएंगे जो लोग दूसरों को नॉन बिलीवर्स मानते हैं, या फिर उनकी ये मान्यता होती है कि भाई जो नॉन बिलीवर्स है वो नर्क में जाएंगे, या जो बिलीवर्स है वही केवल स्वर्ग में जाएंगे, या फिर हमें नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करने से हमें पुण्य मिलेगा। इस प्रकार की जिनकी मान्यताएं होती है वो लोग भी इस सीन से कुछ सीख पाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अब फिल्म की कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है या नहीं, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, जब फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया गया था तो ट्रेलर में कहीं पर भी ये बात उन्होंने नहीं कही है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है, ऐसा कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत में जो डिस्क्लेमर आता है वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि फिल्म के सभी के सभी पात्र, स्थान या घटनाएं या फिर जो कैरेक्टर्स है, जो कहानी है, वो पूर्ण रूप से काल्पनिक है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने फिल्म के शुरुआत में डिस्क्लेमर में लिखा है। पर फिल्म शुरू होने के बाद में जो कैरेक्टर ये कहानी हमें सुना रहा होता है, वो शुरुआत में ही कहता है कि मैं ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सत्य घटनाओं से प्रेरित है। ऐसा फिल्म के अंदर ये एक डायलॉग डाला गया है। अब देखिए, फिल्म का जो बेसिक कंसेप्ट है, या जो बेसिक थीम है, या जो मैसेज है, वो ये है कि जो हमारी बुद्धि है, मन है, वो अपराध करती है, शरीर अपराध नहीं करता है। इसलिए अगर जिस माइंड ने, जिस बुद्धि ने अपराध किया हो, वही माइंड अगर उस शरीर में एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो हम उस शरीर को कैसे दंड दे सकते हैं, कैसे हम उसको सज़ा सुना सकते हैं। ये कुल मिलाकर उनका बेसिक कंसेप्ट है। अब हो सकता है कि किसी कोर्ट ने किसी केस में इस प्रकार का जजमेंट सुनाया हो कि भाई जिस माइंड ने ये अपराध किया था वो माइंड अभी इस शरीर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इस व्यक्ति को अभी हम सज़ा नहीं दे सकते हैं। ऐसा कहीं पर जजमेंट हो सकता है कि सुनाया गया हो, पर उस केस को लेकर या उस एक जजमेंट को लेकर जो उन्होंने यहाँ पर इंडियन आर्मी को, वो भी एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो काफ़ी सम्मानित एक्स आर्मी ऑफिसर है, कई सारे पुरस्कार उनको उनके शौर्य के लिए मिले हुए हैं, ऐसे कैरेक्टर को 38 रेप्स और बलात्कार के साथ में जोड़ना, ये जो उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर जोड़ी है उस जजमेंट के साथ में या कहानी को डेवलप करने के लिए, ये बात मुझे इस फिल्म की पसंद नहीं आई। कुल मिलाकर नेल पॉलिश फिल्म एज अ कोर्ट रूम ड्रामा हमें निराश नहीं करती है, उल्टा कई सारे जो कोर्ट रूम ड्रामा के सीन है वो हमें काफ़ी इंटेंस लगते हैं। फिल्म की कुछ बातें प्रेडिक्टेबल होते हुए भी फिल्म एंडिंग तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है, एंगेज रखती है, और आखिर तक हमारा इंटरेस्ट फिल्म में कम नहीं होता है, और फिल्म के कुछ जो ट्विस्ट और टर्न्स है वो भी मुझे पसंद आए। तो मैं नेल पॉलिश इस फिल्म को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में कोई
सेक्स न्यूडिटी नहीं है, पर सेक्सुअल वायलेंस की फिल्म में बातें की गई है, बच्चों की लाशें फिल्म में दिखाई गई है, थोड़ा बहुत फिल्म में वायलेंस भी है, एक आँख फोड़ने वाला सीन है। तो बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।